जुगाड़ is even more important. Money is just a medium to conquer whatever the big dreams you have, but you can live even without money, without big money. There is a role in our company called Jugaad and Chief. प्राउड फील भी करना था कि सारा देश के लिए कुछ किया. हमेशा वेस्ट के ही बड़े बड़े जायंट्स हैं जो उनके जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. स्टारबक्स हो गया, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, टिम हॉर्टन्स, फलाना ढिंगा तमाम. सिंस वेरी बिगिनिंग वी वांटेड टू बी वन. हमको पता नहीं था कि हम कर जाएंगे, बट इच्छा थी अंदर से. हमेशा से स्टार्टिंग डे वन, मतलब चालू करने के पहले से इच्छा थी हमारी. इंडिया में 600 प्लस आउटलेट, दुबई में 3, एक आबू धाबी में, नेपाल में 6 आउटलेट, कनाडा में, और एक हम लोग अभी लंदन में खुल रहे हैं और एक हम लोग टेक्सास में खुल रहे हैं. आई एम अनुभव दुबे, को फाउंडर ऑफ चाय सुट्टा बार. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हसल टैंक. आज हमारे साथ है अनुभव दुबे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ चाय सुट्टा बार. हेलो सर. यूजुअली मैं इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बोल देती हूँ, बट आई फील आपकी स्टोरी आपने भी इतनी बार बोली हुई है कि लोगों को पता है. बट आई स्टिल वांट कि आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड दो, क्योंकि इंदौर से इतना ऊपर आना, प्लस अभी आज के तारीख में दुबई में भी अपना फाउंडेशन सेट करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी. एंड आई एम श्योर कि आप भी अपने आप को कभी ऐसे रेट्रोस्पेक्ट में देखते होगे तो आपको भी लगता होगा कि नहीं, अचीव तो बहुत कुछ कर लिया है. तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर जर्नी. Yes, so I am Anubhav Dubey, co-founder of चाय सुट्टा बार. We started in 2016. ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब जैसे आपने बताया लोगों को पता है. सो हमने एक चाय का ब्रांड चालू किया जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है. इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ. सो एक्सपेंशन में इंडिया को छोड़ के इंडिया में 600 प्लस आउटलेट है, 670 प्लस आउटलेट्स है इंडिया में. दुबई में 3, एक आबू धाबी में, नेपाल में 6 आउटलेट, कनाडा में, और एक हम लोग अभी लंदन में खुल रहे हैं और एक हम लोग टेक्सास में खुल रहे हैं. सो वैसे ये कैफ़े का व्यापार चालू किया था, अच्छा चल रहा है, उसको चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. ये यूजुअली जब कैफ़े का कॉन्सेप्ट लोग सोचते हैं काफ़ी फैंसी होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए, या खाना एकदम फैंसी डिशेस होने चाहिए, बट आपने एक काफ़ी बेसिक इंडियन कॉन्सेप्ट को लेके अपना कैफ़े स्टार्ट किया. तो एक तो फर्स्टली आइडिया कहाँ से आया, सेकेंडली कभी दिमाग में ये नहीं आया कि इतने सारे टी स्टॉल्स हैं इंडिया में, तो हाउ वुड यू नो ग्रो इन दिस. सो पहली चीज़ तो फैंसी थीम्स, और जो आपने बोला ना एस्थेटिक वाइब वगैरह, वो क्या रहता है कि अगर आप कोई चीज़ थीम बेस करते हो तो वो ज़्यादा देर तक लोग कंज्यूम नहीं करते, उनको चेंज चाहिए रहता है. और चेंज करने के लिए आपको कैपेक्स और बढ़ाना पड़ेगा. कैपेक्स बढ़ेगा तो ROI बढ़ेगा. फ्रेंचाइज मॉडल में काम नहीं करता. सो रैदर देन फोकसिंग ऑन द एंटायर थीम, वी फोकस मोर एंड मेनली ऑन द प्रोडक्ट जो एवरग्रीन हो. तो दैट इज़ चाय. चाय इज़ हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लांट, एवरीबडी नोज इट. सो हमने चाय पकड़ा. हम लोग को खैर पता नहीं था कि ये हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेज है ये सब, लेकिन हमको पता था कि लोग चला लेते तो हम भी चला लेंगे. दैट वाज द सोल रीज़न. एंड एज फार द कॉम्पिटिशन इज़ कंसर्न, एंड कि सब लोग कर लेते हैं. सो येस, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव, और आपको हर जगह पे लोग मिल भी जाएंगे. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप किसी प्रोडक्ट में नीश रखते हैं, एज रखते हैं, इन आर केस इट वॉज कुल्लर, आर टेस्ट, आर प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑल्सो. सो ये अगर आप नीश करके चलते हैं तो अच्छा चल जाता है. और प्लस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए. इंडियन मार्केट आर स्टिल वेरी सेंसिटिव टू प्राइस. अगर आपने वही चीज़ ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बेच दी, हाँ कंज्यूमर्स है, लेकिन बहुत कम है. So we focus on the masses from the very beginning. Okay, understood. जैसे आप कह रहे थे ना कि pricing is something that is really important still in India. तो जैसे मेरी संयम से बात हो रही थी जो आपसे मिले, जब वो भी कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि मुंबई में आप अगर बाहर जा रहे हो, आपको पता है कि आप एक 500 रुपीज़ तो खर्च कर दोगे, बट when it comes to places like इंदौर, ये होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो उस सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्राइसिंग कम हो. बट ऑल्सो आप सिर्फ चाय ओरिएंटेड नहीं थे, आपने वहाँ पे खाने की भी बहुत सारी आइटम्स लॉन्च की. सो फर्स्टली हाउ डिड दैट थॉट कम. सेकेंडली मैंने संयम से ही सुना कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड चॉकलेट चाय ऑल्सो जो मिलती है. ये भी आइडिया कहाँ से आया? सो चॉकलेट चाय वाला कंसेप्ट तो इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर देता हूँ. प्रोडक्ट का SKUs बढ़ाना इज़ एन आर्ट, इट्स एन साइंस. लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको ये सब
पता नहीं रहता। तो जब हमने चालू किया तो हमको लग रहा था हमारे यहाँ पे सब होना चाहिए, कोई दूसरी दुकान में जाए ही नहीं, हमको ऐसा लगता था। पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में काम करते हो, एसक्यूज बढ़ा लोगे तो आपके वर्कर्स ज़्यादा लगेंगे, सर्विस टाइम बढ़ जाएगा, सर्विस ख़राब हो जाएगी। और रैदर देन डूइंग दिस, हम लोग को एक ही प्रोडक्ट से एक ही रॉ मटेरियल कई प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जल्दी बनाने चाहिए, कम होने चाहिए, उसकी टिकट साइज ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले हमने स्टार्ट किया था सिर्फ चाय से, हमारा वो धंधा अच्छा चल रहा था, तो हमने बाकी तमाम चीज़ें ऐड करें, 300-400 चीज़ें ऐड कर दी थी हमने। फिर हमने उसको समझा, हटाया उसको कि हम सब चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, हमने चेंज किया। और चॉकलेट चाय, क्योंकि चाय तो देखिए हर जगह मिलती है, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज़ द एज। तो इन दिस एट दैट टाइम इन 2016 चॉकलेट चाय थोड़ा यूनिक था, और हमने खोला था गर्ल्स हॉस्टल के पास में। और हमको चाहिए था कि यार लड़कियाँ अट्रैक्ट हों, तो लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी तो लड़के अपने आप आ जाएंगे वाला हमारा कंसेप्ट था। तो लड़कियाँ अट्रैक्ट हो, इसलिए हमने चॉकलेट दिमाग में हमने सोचा, चॉकलेट चाय, रोज टी। तो ये हमने सोचा और हमने वो इंट्रोड्यूस किया, इट वेंट वायरल, वो चल गया वो। और थोड़ा सा डिफरेंट भी चाहिए था ना लोगों को, एक ही एक चीज़ कब तक लोग कंज्यूम करेंगे। इंडिया में कटिंग चाय वाला कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, तो लोग ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कंज्यूम करते थे। उसके बाद कुल्हड़ वाला तो अब फैशन आया, जहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी मिल रहे हैं एंड बहुत सारे इनोवेशंस भी हो चुके हैं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे थे, इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो। उस वजह से आई एम श्योर कि सेलिंग थोड़ी बहुत ईजी हो गई होगी, बट स्टिल लोगों को वो समझाना कि ओके दिस इज़ वाई वी स्टैंड आउट माइट हैव बीन डिफिकल्ट जब आप स्टार्ट कर रहे थे। तो चैलेंजेस थे वो टाइम पे टू एस्टैब्लिश इट। यस, सो समझाना मतलब आप समझिए कि कोई चाय कहीं से ऑलरेडी पी रहा है, वहाँ पे एक राम जी टी स्टॉल करके छोटी सी गुमटी हुआ करती थी, बड़ी भीड़ लगती थी उनके यहाँ पे, ठेले में लगाते थे वो। काफ़ी अच्छी थी वहाँ की चाय, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं तो पीता नहीं हूँ। सो अब हमको वहाँ से लोगों को शिफ्ट कराना था अपने यहाँ पे। कैसे कराते? सो सबसे पहले तो वहाँ पे हाइजीन नहीं था, वो हमको करना था। तो वो वही यूज ग्लासेस उसी में धो के ऐसे 4 उंगली से पकड़े, 4 गिलास हिला के वापस रख के दे दिए। तो वो हम लोग बोलते थे क्या, देखिए वो ऐसे करके दे देते हैं। हमने 1-2 वीडियो बनाया, लोगों को दिखाने लगे कस्टमर्स को, यू नो। तो वो स्विच हुए। कुल्हड़ इज़ वन टाइम यूज, पी के आप फेंक देते हो, टूट जाता है, एक ही बार यूज़ होता है। सो वो काफ़ी हाइजीनिक रहता है कंपेरेटिवली। और फिर हमने इम्पैक्ट असेसमेंट किया, हमने ये बताया क्या ना लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं, तो लोग काफ़ी टिल्ट होने लग गए। बहुत टाइम लगा ऑब्वियसली उसमें। कुल्हड़ हमको महंगा पड़ता था, कुल्हड़ में देना, ऑब्वियसली हमारा मार्जिन कट होता, लेकिन फिर भी हम उतने में ही चाय देते थे जितने में वो राम जी टी स्टॉल वाले देते थे। फ्लेवर प्योर मिल्क, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट। वो तो दूध में पानी मिलाते थे, जैसे भी आपके यहाँ पे चाय पॉइंट वाले मिलाते हैं। सो हम लोग नहीं मिलाते हैं, प्योर मिल्क ही देते हैं। और उसके बाद में हम लोग में ये फोकस रहता था कि हम लोग इस चीज़ को दिखाएं कस्टमर को कि हम लोग सामने दूध का पैकेट फाड़ रहे हैं, प्योर जो गवर्नमेंट देती है हम लोग को, वहाँ पे साची चलता है। फिर शक्कर जो हम लोग यूज़ करते थे वो भी ब्रांडेड यूज़ करते थे, वो सामने दिखाते थे। लोग सल्फर वाली शक्कर यूज़ करते हैं, सस्ती पड़ती है, हम सब दिखाते थे कस्टमर्स को, और हम लोग वैसे बनाते थे। तो धीरे 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 रिटेंशन लग गया। मार्केटिंग हम लोग गिमिक किया कि जैसे हमारे दोस्त लोग थे, वेले थे, खाली बैठे हुए रहते थे, तो उनको बुला लेते थे शॉप पे। तो बहुत सारे दोस्त थे, हम हॉस्टल में रहे हमेशा, दोस्त बहुत रहे हमारे। तो लोगों को लगता था कि इतनी भीड़ है इनके यहाँ पे, उनको नहीं पता था कि हमारे ही दोस्त हैं, तो हम लोग जानबूझ के बुलाते थे। फिर ऐसे हम लोग कहीं पे गए, भीड़ में भी आपस में ज़ोर ज़ोर से बात करते थे। अब हमको तो कोई पहचानता नहीं था तब, क्या वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलता है यार, देख के आते हैं, रिकॉल वैल्यू करने के लिए। तो वी डिड कपल ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम टू यू नो कि मार्केटिंग हो, लोग पहचाने आए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया, वो जगह ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड थी एंड स्टूडेंट से भरी हुई थी। तो इस वजह से भी हम लोग को काफ़ी लिवरेज मिला उस चीज़ का, और वो चल गई। फिर वो चल गई तो फिर हमने ओपन करते रहे। आप बहुत हम्बल तरीके से बोल रहे हो, बट जब आप उतने यंग होते हो उस टाइम पे एक आइडिया सोचना, उस कैफ़े को सक्सेसफुल बनाना, प्लस इतनी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई करना, जब मार्केटिंग आपका उतना कोर बैकग्राउंड नहीं है। यू कम फ्रॉम अ यूपीएससी बैकग्राउंड जिसकी आप स्टडीज़ कर रहे थे। आप कैजुअली बोल रहे हो, बट देखने वालों के लिए इट्स अ वेरी बिग लर्निंग एंड लेसन टू टेक फॉरवर्ड। आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे थे, आई एम श्योर जब आपने घर पे बोला होगा कि दिस इज़ व्हाट आई एम डिसाइडिंग टू परस्यू फुल टाइम, आई एम श्योर कि बहुत सारे बैकलैशेस आए होंगे, बिकॉज फर्स्टली बिजनेस, सेकेंडली आप यूपीएससी छोड़ रहे हो। तो हाउ डिड यू टैकल ऑल दैट सिचुएशन? देखिए डिफ़िकल्ट होता है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत सेल्फ डाउट आता है
कैसे करेंगे। पहले भी मैं यूपीएससी के पे पहले किया था, सीए की तैयारी किया, कैट के लिए किया, सब में जब नहीं हुआ किसी में तो फिर यूपीएससी के लिए गया था। सो आई मीन सारी चीज़ें आती है। फिर जब आप ये करने लगते हो, और मेरे घर पे पता नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ, उनके हिसाब से मैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं वापस इंदौर आ गया था जबकि। तो थोड़ा सा था कि यार क्या होगा, पापा को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। फिर पापा को मालूम पड़ गया, मैं थर्ड आउटलेट में लाइव आ गया था फेसबुक में, तो पापा को मालूम पड़ गया था, काफ़ी नाराज़ हुए। मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बोल पा रहा हूँ, मैं उस टाइम पे नहीं बोल पाता। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, उस टाइम पे बहुत सारे सेल्फ डाउट, डर, तमाम तरह के लोग आ जाते थे। कभी नारकोटिक्स का छापा पड़ गया, कभी पुलिस वाले आके उठा के लेके चले गए। 21-22 साल के लड़के डर जाते हैं। तो और जहाँ पे आपका परिवार नहीं है, हमारा परिवार 700 किलोमीटर दूर रहता था वहाँ से, जहाँ से हमने चालू किया। उनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन यही होता है कि व्यापार में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कलेजा, जिगरा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं रहेगा तो आपको मार्केट इतना रूथलेस है, वो आपको टिकने नहीं देगा यहाँ पे। वो आपको कोई बड़ी मछली आके दबाई जाएगी। और इतने सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया हमारी शॉप बंद कराने का, तमाम मैं तो सब बोल भी देता हूँ, मीडिया एक्सटॉर्शन, लीगल एक्सटॉर्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटॉर्शन, पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन, सब चीज़ हम लोग वी हैव बीन थ्रू एवरीथिंग एंड वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम। एंड हम लोग किसी स्कूल कॉलेज में भी ऐसे नहीं पढ़े थे कि जहाँ पे हमको बिजनेस सिखाया गया, और कोई भी दुनिया का कॉलेज ये बिजनेस नहीं सिखा सकता जो आपको स्ट्रीट सिखाती है। तो गली में उतरिए, गली में व्यापार करना अलग होता है। It teaches you so many things in life. Any 3 learnings that you have from that phase? One is always be courageous. That is very important if you are entering into the entrepreneurship. बिना आपके साहस के, बिना जिगरे के काम नहीं होता। आप डर जाएंगे, या तो बैलेंस शीट देख के कभी डर जाएंगे, कंपटीशन देख के डर जाएंगे, तमाम उटपटांग चीज़ देख के डर जाएंगे। एक तो ये। सेकेंडली कैश बर्न से बचिए। क्या होता है जब एकदम स्टार्टिंग में लोग पैसा कमाने लग जाते हैं ना, तो किसी के आदमी में भी पैसा आता है ना, तो उसके अंदर अलग सी एक गर्मी आ जाती है, वो पैसा खर्च करने लग जाता है। लैविश ऑफिस, लग्जरी कार, तो स्टार्टिंग में मत करिए, पहले आप बनाइए बेस। थर्डली इन्वेस्ट ऑन टीम। क्या रहता है ना, लोगों को बड़ा लगता है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। वो एक एड्रेनलिन रश होता है, अच्छा लगता है कि यार ये मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, मज़े आते हैं, फील गुड होता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप हर चीज़ मत करिए, आप फोकस करिए ऑन द बिगर पिक्चर, ऑन द बिग गोल्स। सारी चीज़ें बाकी आप डिसेंट्रलाइज करिए, आप दूसरों को दीजिए काम करने के लिए। ये आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट मेंशन किया, बिकॉज मैंने भी देखा है जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, बहुत बारी ऐसे होता है कि ओनर को सब कुछ करना होता है कि नहीं ये भी मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगा, एंड दे फॉरगेट कि नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रन अराउंड हर चीज़ के पीछे। कभी कभार आप स्लो डाउन भी हो सकते हो, आप उसके लिए लोगों को भी हायर कर सकते हो। मैं बताया ना, 2 चीज़ में आदमी ट्रैप में फंसता है। एक चीज़ तो जब भी स्टार्ट आदमी करता है ना, तो वो ये फंसता है कि उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो सब काम कर रहा है, दिन भर बिजी हो रहा है। बोले क्या करे यार, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, काम कर रहा हूँ। तो फील गुड आता है कि यार मैं बिजी हूँ। एक चीज़ वो गलत है। आपको हमेशा बिजी नहीं, आपको फ्री रहना है, तो अभी आप क्रिएटिव बन पाओगे, अच्छा सोच पाओ। सेकेंडली टीम हायरिंग के लिए भी जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे भी फंसते हैं। हर चीज़ के लिए हायर भी नहीं करना है। द स्मॉलर द टीम इज़ द बेटर इट इज़। क्या लगता है लोगों को, ज़्यादा लगता है कि यार हमारे पास 50 लोग काम करते हैं, हमारे पास 100 लोग काम करते हैं। कम लोग की टीम बनाइए, बहुत कम लोग की टीम है। अभी एक रिसेंट में ओनली फैंस करके एक वेबसाइट है, वो उसके यहाँ पे कितने कम लोग हैं, जो रेशियो है अर्निंग का, वो देखिए कितना कम। अभी एक और भी है, गणेश भाई थिंक स्कूल के, अगर आप जानते हो, उनके आप इतनी छोटी टीम है, लुक एट दी रेवेन्यू हिज डूइंग। सो मैं उनसे भी इस चीज़ सीखा था, इनसे भी सीखा। जितनी छोटी टीम होता, अच्छा आप ज़्यादा प्राउड मत फील करिए कि हमारी बहुत बड़ी टीम है, हम बहुत ज़्यादा पे करते। कम टीम रहेगी, ज़्यादा अच्छा है और बेटर है। ये दोनों चीज़ को मेरे हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप चालू कर रहे हैं। तो आपने काफ़ी टीम के बारे में बात की। व्हाट इज़ योर टीम स्ट्रक्चर एंड क्या क्या डिपार्टमेंट्स आपके अराउंड में? क्योंकि फॉर मी दिस बिजनेस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड अगर आप एक कैफ़े का सोच लो, स्टिल यू कैन एस्टिमेट कि ठीक है ये मेंबर्स हो सकते हैं, ये काम के लिए ये लोग हो सकते हैं, बट आपका मॉडल ही कम्प्लीटली अलग है। मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस का अगर मैं छोड़ दूँ, तो हमारे यहाँ पे एक फिनेंस की टीम है, एक मार्केटिंग की टीम है जिसमें सब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब आ जाता है, एक हमारी हार्डकोर सेल्स की टीम है,
सिर्फ बेसिकली फ्रेंचाइज मैनेजमेंट की, और दूसरा है हम लोग बोलते हैं उसको, हमने खुद नई नाम रख दिया, एक फैट टीम मैंने बनाई है, तो फ्रेंचाइजी एक्शन टीम, ओके। तो उसका नाम फैट रख दिया। फिर एक हमने जुगाड़ इन चीफ का एक रोल बनाया है, तो ये कहीं पे किसी कंपनी में रहता नहीं, लेकिन इंडिया में बिना जुगाड़ कुछ होता नहीं है, तो हाँ देयर इज अ हाँ। रोल इन आवर कंपनी कॉल्ड जुगाड़ इन वाओ। चीफ। सो वो है, वो जुगाड़ करते हैं, कहीं पे भी हमारी पिक्चर फंस जाती है कि कहीं पर रेंटल में दिक्कत हो गई, कहीं किसी दिक्कत हो गई, किसी को पैसे देने हैं, कुछ करने हैं, तो ओह। वो ही मैनेजेस एवरीथिंग। तो ऐसी स्मॉल टीम है यहाँ पे इंडिया में, दुबई में एक छोटी सी टीम है, अभी हम लोग कनाडा में एक टीम बना रहे हैं। सो वहाँ पे ज़रूरी है, मैं चाह के भी छोटी नहीं कर सकता उस टीम को, वहाँ पे बनानी ओके। पड़ती है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे वर्क करना और कनाडा या दुबई में वर्क करना? आई मीन सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू नो हम लोग बोलते हैं ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बाहर है ऑब्वियसली, लेकिन ईज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाहर नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टार्ट विद द इंटेलेक्चुअल, स्टार्ट विद द अटॉर्नीज, आपको हायर करना है, घंटे के पैसे देने हैं उनको, वो इतना पैसा चार्ज करते हैं ना, माँ कसम वो लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं वो। और फिर उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेना, फिर उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, फिर वहाँ पे R&D करना, R&D करने के बाद में एक वहाँ पे लोकल टीम हायर करना जो वहाँ पे शॉप हंट करेगी, देखेगी। अच्छा, ऑफलाइन में अच्छी शॉप का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर अच्छी शॉप नहीं हो ना तो आप पिट गए। पार्किंग होनी चाहिए, कारपेट होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए उस शॉप के अंदर। इनलेट आउटलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए कि पानी आ जाए चला जाए, ग्रीस कलेक्टर होना चाहिए, ऑयल कलेक्टर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग जब दुबई में स्टार्ट करते तब तो हमको इतना पंगा पड़ा था। हम लोग 2018 में पहली बार हम लोग दुबई गए। मैं कभी हमारे पूरे खानदान में कोई विदेश नहीं गया, मैं पहली बार ही गया था चाय सुट्टा बार के चक्कर में दुबई। तो इट वॉज टाइम स्ट्रिंजेंट, इतना डिफिकल्ट था वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना। थैंक्स टू आवर फ्रेंचाइजी जो वहाँ पे थे पहले से, उनको काफ़ी नॉलेज थी, उनके वजह से चालू हुआ। बहुत सारी चीज़ सीखी कि अलग अलग चॉप स्टिक्स में अलग अलग कलर के होते हैं, उससे काटना चाहिए। नो इवन इफ़ यूर ओनर यू कैन नॉट एंटर इनसाइड योर कैफ़े, उसके लिए भी लाइसेंस लगता है। म्यूनसिपालिटी से अलग से ट्रेनिंग होती है आपके वर्कर की, नहीं कि आपने आउटलेट में ट्रेन कर दिया और जाके काम है, वहाँ से ट्रेनिंग हुई, उसका लाइसेंस होगा, फिर आप वो अंदर एंटर कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग प्रोसेस। आप हम लोग क्या करते थे इंडिया में, क्या करते हैं कि कुल्हड़ जैसे हमने शॉप में ही रख लिया और वहीं से निकाल के दे दिए, लेकिन कुल्हड़ को आपको अलग स्टॉक करना पड़ेगा, आप वहाँ पे नहीं रख सकते हो। सो लॉट मैनी गाइडलाइंस, बट वी हैव लर्नड इट एंड FDA नॉर्म से काम। हमारे कुल्हड़ जब्त हो गए थे, कुल्हड़ नहीं यूज़ कर सकते थे हम लोग वहाँ पे। तो दुबई टॉट अस अ लॉट। फिर उसके बाद में कनाडा में हम लोग जब एंटर किए, तो कनाडा इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years ट्राइंग टू एंटर इन द कनाडा, बट इट इज़ डैम डिफिकल्ट फॉर अस। 2020 से हमने चालू करना स्टार्ट किया था काम, अभी जाके चालू हुआ 6 महीने पहले, लेकिन 6 आउटलेट कर लिए हमने 6 महीने में। Wow, that is amazing. That is really amazing. ये आइडिया आया कहाँ से कि इंडिया में अब बाहर जाना है? क्योंकि यूजुअली लोगों का ऐसे होता है कि नहीं चलो इंडिया में ही एक्सपांड करते हैं, देखेंगे यहाँ और 2 ब्रांच खोल देंगे, वहाँ 3 और कर लेंगे। इंडिया में बस नहीं यार, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द एंटायर फ्रीकिंग वर्ल्ड। आफ्टर चाइना इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, even before China it is one of the biggest market in India, so we cannot leave India behind, but see international markets, especially western markets, जहाँ की पॉकेट बहुत हैवी है, टिकट साइज अच्छी हो जाती है, रॉयल्टी हमको यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाना पड़ जाएगा कि रॉयल्टी लेने के लिए, घर जाके रॉयल्टी मांगे तो जाके रॉयल्टी देंगे। वहाँ पे लोग ऑटो डेबिट में रहता है कि आपको हर टाइम से आपको रॉयल्टी आ जाती है। यहाँ तो भाई साहब नो मैटर आपका कैसा चल रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये था एक प्राउड फील भी करना था कि साला देश के लिए कुछ किया। हमेशा वेस्ट के ही बड़े बड़े जायंट्स हैं जो उनके GDP में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टारबक्स हो गया, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, टिम हॉर्टन्स, फलाना ढिमका तमाम। इंडिया का कोई एक ब्रांड क्यों नहीं, जबकि इंडियन कुजीन की इतनी रिस्पेक्ट है दुनिया में। सिंस वेरी बिगनिंग वी वांटेड टू बी वन। हमको पता नहीं था कि हम कर जाएंगे, बट इच्छा थी अंदर से, हमेशा से स्टार्ट डे वन, मतलब चालू करने के पहले से इच्छा थी हमारी कि हमको करना है, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा और सब टीम अच्छी मिल गई तो हो गया। और वही है ना कि सही वक्त पे चीज़ें इन प्लेस हो जाती है। एग्जैक्टली। ऑल्सो गोइंग अ लिटिल बैक, ये आइडिया
आया कहाँ से कि आपको फ्रेंचाइजी में एक्सपांड करना? बिकॉज फॉर मी ऑल्सो वी डिड अ पॉडकास्ट अबाउट फ्रेंचाइजी ओनर्स, तब हमको समझ में आया कि हाउ डज अ फ्रेंचाइजी मॉडल इन जनरल वर्क। तो तब जाके हमको थोड़ी क्लैरिटी मिली कि ओ दिस ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। तो for you being a very young 21-22 year old, how did you figure out कि okay this is my next way to go ahead? हम लोग को तो देखिए कुछ भी नहीं पता था फ्रेंचाइजी के बारे में। हम लोग के दिमाग में फ्रेंचाइजी के लिए एक था, वो था मैकडोनल्ड्स। और उन्होंने भी मास्टर फ्रेंचाइजी दे रखी थी इंडिया में, तो था नहीं। हमने खुद ही एक्सप्लोर किया कि सुना था फ्रेंचाइजी होता है, तो हमने बोला फ्रेंचाइजी क्या होगा, नाम देना फ्रेंचाइजी होगा। हमने नाम दे दिया फ्रेंचाइजी के लिए। फिर बोला नहीं, नाम बस से काम नहीं होगा, ऑपरेशन भी समझ जाने पड़ेंगे। तो SOPs बनाने लग गए, फिर लड़कों को ट्रेन करे, फिर दुकान ढूंढे, फिर मार्केटिंग की, बोर्ड लगाया, दुकान चलाई। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगे कि यार क्या गलतियाँ भी बहुत की, बहुत सारी मिस्टेक्स की। तब जाके धीरे धीरे हम लोग समझ में आया। इट्स मीन ऑलमोस्ट अ डिकेड, तो 1 दशक में बहुत सारी चीज़ क्लियर हुई है। As a business founder, what do you think were your like 3 biggest mistakes or 3 biggest learnings over this journey? रैपिड एक्सपेंशन, और जब भी आपका ग्राफ रेवेन्यू में बढ़ जाता है, सो यू ऑलवेज थिंक दैट विल परसिस्टेंट, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। वो स्टैग्नेंट भी हो सकता है, वो जे कर्व नीचे भी जा सकती है। सो यू हैव टू कीप दम इन माइंड कि आपको 5 साल का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करके चलना है। एंड वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए जो अभी के ग्राफ से हो, वो इन जनरल होने चाहिए। आप मार्केट का एवरेज लीजिए, और ऐसे भी सिनेरियो रखिए जैसे इवेंट्स में उसमें डाल के रखिए, कभी ऐसा डिप भी आ सकता है। दैट इज़ वन, वो हमारे साथ में हुआ वाला। अ सजेशन विच आई ऑलवेज गिव टू एवरी वन, नो मैटर दे आर इन टू द एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट, जस्ट स्टार्ट अर्ली। वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। आप करो, इतना सोचना ही नहीं चाहिए किसी को। क्यों, मेरे को लगता है कि यार मैं भी सोचता था, मैं क्या ही बोलूँ, पर आप जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, मैं कोई ऐसा मैं ज्ञान नहीं देता, मैं एकदम स्पष्टवादी आदमी हूँ, बोल देता हूँ कि आप करिए, आप मार्केट में उतरिए, जो चीज़ सही होगी गलत होगी आपको खुद ही पता चल जाएगी। ना किसी के वीडियो देखिए, आप स्टार्टिंग में देखिए डेटा बनाना, लेकिन दिन भर मत वीडियो देखते रहिए। कोई बहुत होशियार है, आप उसका वीडियो देख रहे हैं, ये कर चुका है, खुद उतरिए। मार्केट इज़ अ यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ, जंप इनटू इट। वो आपको सिखाएगा क्या सही है क्या गलत है। आप बस स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने नहीं दे रहे थे लोग, स्टार्ट नहीं करते, हेजिटेट कर जाते हैं, वहीं दिक्कत हो जाती है। मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा वो रिसर्च वाले लूप में भी अटक जाते हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फिर डर के बैठ जाते हैं। रिसर्च में बैठ जाते हैं, फिर लोग तो लगता है यार इतना पैसा लगेगा, इतना लगेगा, इतना लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। अरे आप जस्ट करिए। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास कई लोग आते हैं ना, वो हमें कहीं पे, जैसे हम लोग कहीं पे भी स्पीच में जाते हैं, लोग आते हैं हमारे पास में, बोलते हैं कि यार ये हम लोग स्कूल में सोच रहे थे करने के लिए। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोचते होंगे आप लोगों में से कि हम भी चाय का एक बिजनेस करना चाह रहे थे, एक ऐसा कैफ़े खोलना चाह रहे थे। हर कोई ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने। मेरे को भी कई सीनियर्स आके बोलते हैं हम भी करना चाहते लेकिन तूने कर लिया। इट्स ऑलवेज अबाउट द एग्जीक्यूशन। लोगों लगता है कि जस्ट अ फ्रेज है कि इट्स ऑलवेज अबाउट एग्जीक्यूशन, बट इट्स अ मिरेकल, इट्स अ वंडर। आप करके देखिए, इट टीचेज यू लॉट, इट चेंजेस एवरीथिंग। आपको कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा मार्केट का, आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा ये चाहता था, मैं कभी भी ऐसा नहीं हो जाऊँ कि यार कल को कोई किसी को आके, मैं मेरे जर्नी की बात करूँ या फिर मेरे बिजनेस की बात करूँ, तो मैं कभी भी मेरे अंदर कोई भी आइडिया आता ना बिजनेस से रिलेटेड, या फिर हमारे किसी इंटर्न ने भी दे दिया एक आइडिया, तो मैं बोलता हूँ तुरंत इंप्लीमेंट करना है अपने को। कभी ऐसा ना हो जाए कि हम बोले कि यार मैंने भी सोचा था यार, वो कोई मेरा कॉम्पिटिटर कर दिया। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर टू फेल इन दैट आइडिया। फेल जाऊँगा चलेगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये काफ़ी अच्छी पॉइंट बोली आपने। लोग यूजुअली एग्जीक्यूशन से पीछे रह जाते हैं कि फेलियर ना हो जाए, बट फेल होने में बुराई नहीं है, आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ फेलियर देन फट्टू। यस, हमने ट्राई किया। ऑल्सो जब आपने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया, डू यू गाइज ऑल्सो डू योर ड्यू डिलिजेंस? अगर कोई एरिया में चाय सुट्टा बार का ब्रांच ओपन हो रहा है तो? हाँ जी, प्रॉपर R&D होती है। अच्छा, मतलब आपके टीम से भी लोग जाते हैं? 100% जाते ही हैं, फिजिकली विजिट करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे ओपन होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं ओपन होना चाहिए, क्या ग्राउंड रियलिटी है वहाँ की, रेंटल्स क्या है,
वहाँ के लैंडलॉर्ड से मिलते हैं, बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके बाद ही लोकेशन फाइनल, लोकेशन ही नहीं फाइनल होती है हमारे पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है क्योंकि R&D टीम के ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने गलत जगह फाइनल करी तो बहुत दिक्कत होगी। कोई पॉइंटर्स है आपके जो आप मेक श्योर करते हो लोकेशन पिक करने से अरे देयर पहले? आर n नंबर ऑफ पैरामीटर्स। टॉप 3? पार्किंग इज ओके। वन, द एक्सपोजर, विजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, एंड द कारपेट, इनलेट आउटलेट होना चाहिए। और हमने बहुत समय पहले जब हमने अपनी शॉप खोली थी तो हमने ये देखा था कि एक तो गर्ल्स हॉस्टल देखा था हमने, सेकेंडली कि वो ईस्ट फेसिंग था। ईस्ट फेसिंग इसलिए नहीं क्योंकि हम वास्तु मानते हैं, ईस्ट फेसिंग इसलिए क्योंकि शाम को लोग वहाँ पे जमघट होता था, आते थे, गैदरिंग होती थी, तो जब शैडो आती थी इट हैज़ टू बी लार्ज कि लोग वहाँ पे खड़े हो सकें। ओके। आपने जैसे मार्केटिंग की भी काफ़ी चीज़ें बताई कि आप लोग काफ़ी चीज़ें एग्जीक्यूट भी करते थे, काफ़ी आइडियाज़ भी आपके खुद के भी है। हाउ डिड यू गेट दी होल मार्केटिंग नॉलेज? प्लस आपकी सोशल मीडिया गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई वाज गोइंग थ्रू चाय सुट्टा बार का इंस्टाग्राम पेज, बायो ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाउ डिड यू गाइज कम अप विद इट एंड कैसे वो फ्रंट में आप एक्सपांड कर रहे हो? बिकॉज आज के तारीख में जैसे कंटेंट इज़ द किंग कहा जाता है, तो दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजीज टू ग्रो दैट इंस्टाग्राम? आई गेस ओवरऑल देखा जाए तो मार्केटिंग जो भी 400 बार की आप देखते हैं, इट्स नथिंग ऑन मी, मैं इससे क्रेडिट ले ही नहीं सकता, मेरी टीम करती है। दे आर वेरी टैलेंटेड, मोस्टली सारे इंदौर या इंदौर के पेरिफेरी से हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उन्हीं के आइडियाज़ रहते हैं, वही लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वही लोग काम करते हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं रहता है। सो दे आर ब्रिलियंट एंड मैं अपनी टीम को बोलना चाहूँगा यार, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत मस्त करते हो तगड़े से। आप लोग जैसे ये भी हैं सारे यंग लोग, तो उनके आइडिया क्या रहता है कि एक आदमी कभी क्रिएटिव हो नहीं सकता है, वो डायरेक्शन बता सकता है कि हमको ऐसा काम करना है, रेस्ट सबके अपने अपने आइडियाज़ रहते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम है, जो करना करो, जैसा करना करो, क्रिएटिविटी कम्स विद द फ्रीडम आई गेस। सो जितना फ्रीडम दोगे उतना वो क्रिएटिव होंगे, उतना बेटर करेंगे। एक चीज़ ना मैंने आपकी नोटिस की जब से हम बात कर रहे हैं, प्लस जैसे आप हमारे टीम मेंबर्स से भी मिल रहे थे एंड द वे यू वर टॉकिंग अबाउट इंदौर, उसमें ना एक अलग खुशी दिखी। एंड द वे यू वर ऑल्सो टॉकिंग, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन अपने ही दुनिया में बिजी होते हैं, अपने ही बबल में बिजी होते हैं, बट आपको जैसे पता चला कि वो इंदौर से है, वो MP से, आप सारी दुनिया की चीज़ें भूल गए और आपका फोकस वहीं था। इतना प्यार इंदौर से। हाँ यार, इंदौर से तो है ही, इंदौर कर्म भूमि है, स्टार्ट वहीं से किया है, बट इन जनरल जो भी लोग के एक्साइटमेंट के हिसाब से मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। कोई सामने वाला एक्साइटेड है तो मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो कहीं ऐसा ना लगे सामने वाले को कि अगर मिल के मेरे से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो वो बाद में ऑकवर्ड ना फील कर दें, वो ना हो जाए, इसलिए मैं भी उतना ही एक्साइटेड हो जाता हूँ कि उनको ऑकवर्ड ना फील हो। सो एक ये मैं हैक यूज़ करता हूँ, सामने वाले को बिल्कुल भी बेकार नहीं लगे, तो जो जितना एक्साइटेड रहता है मैं भी उतना एक्साइटेड होने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझे भी आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, तो सामने वाले को ऐसा लगे नहीं। और बहुत ये ऊपर वाले की कृपा है यार कि इतना प्यार मिल जाता है, सो मैं कभी इसको छोड़ना नहीं चाहता। ये कब तक रहता है ये कोई नहीं कह सकता, तो जब तक है इसकी रिस्पेक्ट करिए, इसका लुत्फ़ उठाइए और थैंकफुल रहें, हम लोग ग्रेटफुल रहें, इसीलिए मेरे को मज़े भी आते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट आपको दिखता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, तो वो सबके साथ में इन जनरल। इंदौर तो ऑब्वियसली है ही। प्लस मैं 2 साल पहले इंदौर गई थी एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की, एक तो खाने पीने के काफ़ी शौकीन है एंड खाना है बहुत बढ़िया है खाना वहाँ का, प्लस वहाँ के लोग ना काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड है, काफ़ी मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम इंदौर सुबह उतरे और हम पहले ही पोहा और जलेबी खाने गए और वो अंकल ने जलेबी बनाते बनाते हमसे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी डिस्कस कर ली और इतने मज़े से की है। यू ऑल्सो देन एन्जॉय। और लोग, मेरे को लगता है कि सिटी से ही बनते, सिटी की पहचान उनके लोग हैं, तो वो आप में भी दिखता है जब आप बात करते हो, जिस तरह से यू कैरी योर सेल्फ ऑल्सो, इट शोज अ लॉट कि हाउ दी अपब्रिंगिंग इज। आप अपनी जर्नी शेयर करोगे कि हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, हाउ डिड यू एन्जॉय, व्हाट वाज योर अपब्रिंगिंग लाइक? सो मैं तो रीवा से हूँ बेसिकली, मैं प्रॉपर इंदौर से नहीं हूँ। मैं पैदा रीवा में हुआ, मेरे घर वाले सब रीवा में रहते हैं, इट्स 700 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर। तो महर्षि विद्या मंदिर में वहाँ पे पढ़ते थे
वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गरीब परिवार से था, ऐसा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से था। सो जैसे मिडिल क्लास वाले अपब्रिंगिंग करते हैं वैसे करते थे, हर चीज़ में थोड़ा सा हम कंजूसी करते ही थे। थैंक गॉड वो कंजूसी करते थे कि तो मैं समझा कि कंजूसी ज़रूरी होती है। थैंक गॉड वो पैसे बचाते थे, एक साइज़ जूता मेरी मम्मी बड़ा लेती थी, कपड़े एक साइज़ बड़े लेती थी, अगले साल भी हो जाए ये, अगले साल भी पहन ले। और हम लोग अपने चाचा मामा के सबके जितने भी बड़े कपड़े रहते थे वही उतारे हुए पहनते थे, तो उसमें हमको कभी गिल्ट नहीं हुआ और अच्छा लगता था कि यार हम उनके कपड़े पहनते हैं जो बड़े हैं हमारे। सो वो सब चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, तो वही चीज़ खर्चा बचाई। और वही चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी ज़मीन छोड़ने नहीं देती है अगर आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई हो तो। और हम लोग जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली से भी सीखे कि साथ में रहना पड़ता है, नो मैटर कि कैसा भी कभी कभार घर के बर्तन बजे फिर भी आपको रहना चाहिए साथ, संगठित रहना चाहिए। तो टीम बिल्डिंग लीडरशिप भी वहीं से सीखी। एक जोड़ी कपड़ा रहता था, जैसे कि हमारा वाइट कलर की शर्ट और येलो कलर की पैंट मार्च विद्यामंदिर में पढ़ते थे, तो फिसल पट्टी में जब खेलते थे तो गंदी हो जाती थी, तो जैसे आते थे तो मम्मी सबसे पहले कपड़े धोती थी कि अगले दिन सूख जाए, क्योंकि यही पहनी जाना, एक ही जोड़ी रहती थी। लेकिन कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि पैसे का अभाव है या पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने ये सीखा कि मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जुगाड़ इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। मनी इज़ जस्ट अ मीडियम टू कॉन्कर वॉट एवर द बिग ड्रीम्स यू हैव, बट यू कैन लिव इवन विदाउट मनी, विदाउट बिग मनी। सो एक टेंशन फ्री व्यापार करने की क्षमता भी वहाँ चाहिए और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी वहाँ से बिल्ट हो गई कि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, साला देखेंगे लेकिन करेंगे अच्छा, जो हमको सही लगता है वो हम करेंगे। तो एक चीज़ वहाँ से आई। फिर हॉस्टल में चले गए, तो हॉस्टल में खुद से काम करते थे, कोई था नहीं, घर वाले पेरेंट्स दूर थे। हॉस्टल से भी दोस्ती बनी, नेटवर्किंग आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हुई मेरी उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे वहाँ का पहला जो पेंट हुआ था वो हमने खुद से किया था। तो हमारा एक दोस्त की हार्डवेयर की शॉप थी, तो वो नहीं मिक्स करते हैं एशियन पेंट में, 2-3 पेंट मिला के कलर बनाते, तो एक ख़राब हो गया था उसका, तो वही लेके आके पोत दिए थे। उसके ऐसे सामान बहुत सारी चीज़ लेके गए थे फ्री में, तो और वही दोस्त लोग आए जो खड़े रहे जब ज़रूरत थी। तो नेटवर्किंग और कनेक्शन का, रिलेशनशिप का चीज़ें भी बहुत सारी बिल्ट हुई उसी टाइम से, आई गेस। तो ये क्यूमुलेटिव हेल्प करती गई, बिजनेस में भी बहुत हेल्प की इस चीज़ों ने मेरे को। ये ना मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि आपको कुछ टाइम हॉस्टल में रहना चाहिए। रेंटेड फ्लैट एंड घर से दूर रहना इज़ वन एक्सपीरियंस, बट वो I still live in hostel। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे तो आपके मुंबई में रुकता हूँ मैं, लोखो में, विरार में, हॉस्टल में रुकता हूँ हमेशा। मेरी आदत है, मेरी आदत ही नहीं जा रही है हॉस्टल छोड़ने वाली। इट फील्स अमेजिंग टू लिव इन हॉस्टल। प्लीज़ अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, डोंट चूज़ लग्जरी होटल्स। वो आप कभी भी रह सकते हैं, बोर है लग्जरी होटल, मैं बता रहा हूँ। मैं सब अच्छे होटल में रुक जाऊँ, बड़े बड़े। आप हॉस्टल चूज़ करिए, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, सस्ता मिलेगा, वाइब मिलेगी, तमाम लोग काम करने वाले मिलेंगे। सो आप हॉस्टल चूज़ करिए, लग्जरी होटल्स आर बोर। प्लस जो कॉलेज की वो हॉस्टल वाली दोस्ती होती है, वो मेरे को लगता है उन्होंने ना आपके साथ सब कुछ देख लिया। अरे वो तो खैर वो दोस्ती नहीं होता, तो परिवार हो जाता है, क्योंकि आप सब परिवार से दूर रहते हैं। और जब आप 8वीं 9वीं क्लास में रहते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में, तो वही आपकी पूरी फैमिली बन जाती है। सब लोग तो अपने परिवार से दूर हैं, और आपको इतने साल तक अपने घर से दूर रहना है, तो कौन है आपका परिवार? आपके दोस्त, और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। उससे अच्छी तो कुछ चीज़ ही नहीं होती है। मैं वो एकदम नॉस्टैल्जिया आ गया। नहीं, ये ना मैंने भी पहले, जब मेरी मम्मी अभी भी मेरे को कभी कभार छेड़ती है, जब मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया था, तो मैंने इंजीनियरिंग में हॉस्टल ज्वाइन किया था 4 साल के लिए, एंड मैं हॉस्टल में मैंगलोर में थी। तो जब मैं गई थी तब मैंने एक बार जब वेकेशन में बीच में ब्रेक में आई थी, तो मैंने मम्मी को ऐसी मस्ती में बोल दिया था कि मेरे को लगता नहीं हॉस्टल वाले दोस्त उतने रहेंगे, बिकॉज क्या ही है, मतलब 4 साल बाद मैंने वापस मुंबई आना है, एंड फिर तो मुंबई में लाइफ कंटिन्यू होगी, उनसे कहाँ टच में रहूँगी। बट टिल नाउ अगर आज भी मेरे लाइफ में कुछ भी छोटी या बड़ी चीज़ हो जाए, पहले मैसेज उनको जाता है कि हे दिस हैपेंड, या ये हो गया आज। तो वो दोस्ती रह जाती है। और कैसे रहती है, नेक्स्ट लेवल है वो। ऑब्वियसली आप काफ़ी साल इंदौर में रहे हो। हम इंदौर जब गए थे, हम मेनली गए थे उज्जैन जाने के लिए, महाकाल। यस। हाँ,
एंड वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वाज मैजिकल. मतलब अभी भी मैं उसके बाद भी कई सारे ज्योतिर्लिंग गई हूँ, बट जो एक्सपीरियंस वहाँ फील हुआ, जो कामनेस वहाँ फील हुआ, वो मेरे को कहीं और फील नहीं हुआ. प्लस पता नहीं कुछ तो अलग मैजिक है. एंड वो शहर भी अपना लगा. पता नहीं, मतलब इन वर्ड्स आई कैन नेवर डिस्क्राइब इट. आई कैन अंडरस्टैंड. मैं बताता हूँ आपको. मेरे साथ में एक कोई गए थे, वो अपनी सास को लेके गए थे. उनकी सास रास्ते पर बहुत बात कर रही थी, बहुत. मेरा तो सर दर्द कर गया था. तो फिर जब महाकाल के दर्शन है, उसके बाद जब वहाँ से निकली तो वो कुछ बोल ही नहीं रही थी. सो वो तो मतलब जो वहाँ पे आके एक्सपीरियंस करता है ना, वो उसी के लिए है. वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि वी गेट दी अपॉर्चुनिटी टू विजिट दैट टेम्पल अगेन एंड अगेन. हर कोई गेस्ट आता है हमारा तो हमको महाकाल लेके जाना रहता है. तो हम लोग को तो अपॉर्चुनिटी, हम लोग तो हर बार इनफैक्ट दर्शन करते हैं. और मेरा पार्टनर है जिन्होंने, जो वहाँ पे नंदी लगी है उसमें सोने के खुर भी उन्होंने डोनेट किए हैं. तो वो भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली एक तरीके से. तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी एंड वी आर टच वुड, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बॉर्न एंड वर्किंग एट अ प्लेस जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है. यस, मतलब वही कि मैजिकली यू गो आउट ऑफ वर्ड जब आप वहाँ चले जाते हो. नेक्स्ट लेवल. हम लोग तो कभी भी, मेरी मम्मी यहाँ पे आई थी, तबीयत खराब थी, यहाँ से लेके गए वापस महाकाल ले गए. मेरी शादी हुई थी, उसके बाद हम लोग महाकाल गए. लोग विजिट करते ही रहते हैं. आपने अपनी मम्मी का जिक्र किया. मैंने जब आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, आपका पहला पोस्ट उन्हीं के साथ था, उन्हीं के बारे में था. और वो देख के एक तो इतना होलसम सा लगा एंड ऐसे लगा कि ये अपनी मम्मी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. सो हाउ इज़ योर बॉन्ड विद हर एंड हाउ हैज शी हेल्प्ड यू इन दिस जर्नी? सारे सबकी मम्मी के साथ आके सबका अच्छा रहता होगा, लेकिन मैं अपनी मम्मी का राजा बेटा रहा हूँ स्टार्टिंग से. पापा का ना लायक बेटा, मम्मी का राजा बेटा. सो मेरी मम्मी को लास्ट ईयर मेरी शादी के जस्ट पहले 1.5 महीने पहले कैंसर डायग्नोज हुआ. सो वी वर हियर इन मुंबई इन कोकिला बहन, वेरी नियर टू दिस. सो जब उनको डायग्नोज हुआ तो हमने मम्मी को बताया नहीं कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है. और शी ऑलवेज वांटेड टू, शी नेवर बीन टू एनी बीच बिफोर, कभी भी बीच साइड नहीं गई थी वो. तो उनको हमने बताया नहीं. हमने बोला छोटा सा सिस्ट है, वो निकाल देगा डॉक्टर, चलिए अपन मुंबई चलते हैं. तो खूब घुमाया मुंबई में, बड़े बड़े होटल किए. ये एक जूहू क्या नाम है, मैरियट में, फिर 1-2 और होटल किए, नोवोटेल, सब जगह घुमाया उनको बढ़िया. सर्जरी हुई और सर्जरी करा के हम वापस लेके जब चले गए तब बताया उनको कि आपको कैंसर था. हाँ, यू आर टोटली फाइन. तो वो बहुत ऐसी सिचुएशन थी कि उसने एकदम से और रियलाइज़ करा दिया कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और कितना ज़रूरी होता है कि आप अपने माँ बाप से बात करते रहें. और मेरी मम्मी को खुद की नहीं पड़ी हुई थी, वो शादी के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो सब भूल गई. शादी में डांस की प्रैक्टिस की, डांस की एकदम. बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी. शादी के दिन ही मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ज़्यादा. रेडिएशन वगैरह चल रहा था उस टाइम पे, उसी शादी के टाइम पे. और हम लोग नहीं चाहते थे कि शादी की डेट चेंज हो, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगे कि मेरे वजह से शादी की डेट चेंज हुई और वो अपने अलग गिल्ट में चले जाएंगे. बट टचवुड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. और उसके बाद से मैं और मेरा भाई, हम लोग थोड़ा और ज़्यादा चेरिश भी करने लग गए. और ज़्यादा हम लोग क्योंकि दूर रहते हैं, मम्मी पापा 60-65 साल के हो गए हैं, तो हम लोग को लगता भी कि अब साथ में रहना चाहिए. तो जब भी मूवमेंट मिलता है सो हम लोग उसको जीते हैं और एक कैप्चर हो जाता, कैप्चर कर लेते हैं. जो डिला हुआ वीडियो 1-2 तो बीवी ने कैप्चर किया, 1-2 इसने किया होगा, छोटे भाई ने. ओके. ऑल्सो जब आप दुबई की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे ऋषि राज करके. तो जब मैंने उनसे उनका दुबई का ओपिनियन पूछा था, तो उन्होंने बोला था आप जब पहली बार दुबई जाओगे आपको बहुत गरीब फील होगा. क्योंकि जहाँ यहाँ पे आपको एक आध मर्सिडीज़ कहीं दिख जाएगी, वहाँ पे हर जगह दिख रही है मर्सिडीज़, फरारी इज़ वेरी कॉमन. आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहली बार दुबई गए थे? पहली बार गए थे तो खो गए थे हम लोग. सेम एक्सपीरियंस था. पहली बार गया था ना, कभी विदेश गए नहीं, तो पहले से यहाँ से एक लगा ही हुआ था कि यार बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग, सुंदर सुंदर लोग, अच्छा पैसा. तो हम लोग तो पहली ट्रिप तो हमारी बर्बाद चली गई थी पूरी. मतलब हम लोग यही सब किए, घूमे, देखे, बुर्ज खलीफा चले गए, कभी ये चले गए. पहली ट्रिप तो हमारी इसी में ख़त्म हो गई. सेकेंड ट्रिप से हम लोग थोड़ा सा अपने वो ढांढस बांध के, नहीं भाई फोकस.
तो हम ना घोड़े की नाल नहीं होती है, हाँ। वो लगा के गए थे अगली बार कि नहीं यार भाई, माया नगरी है दुबई, मुंबई से भी बड़ी माया नगरी, तो आपको फोकस रहना है। तो हम लोग घोड़े की नाल लगा के काम किए। 2018-19-20 में हमने चालू किया अपना आउटलेट। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत अद्भुत था। ज़्यादातर इंडियंस हैं, मैं यह कहूँ कि देसी है, तो हमारा देसी डायस्पोरा काफ़ी मजबूत था, तो हमारे लिए मार्केट बहुत एप्ट था, महंगा था, बट काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। हमारे यहाँ पे जो डे 1 से काम कर रही है कैनी, आई थिंक शी इज़ अ नाइजेरियन, आई एम नॉट श्योर बट शी इज़ नाइजेरियन आई गेस। It's been 5 years she's working in the same place, same cafe. So different nationality काम की। इससे पहले भी एक कोई काम करता था, नाम भूल गया मैं। So बहुत next level experience था। अभी भी चल ही रहा है एक्सपीरियंस दुबई का। ओके, आप ट्रैवल भी बहुत करते हो, तो आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू गो टू, और अगर कोई रिकमेंडेशन देनी है कि ये जगह तो विजिट करनी चाहिए। अगर आप साउथ ईस्ट में पूछे तो मुझे लगता है कि बाली इज़ वेरी काम, वेरी ब्यूटीफुल। और इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट के पास में आता है अंडमान, वेरी पीस, वेरी काम, लेकिन डिपेंड करता है लोग कैसे चाह रहे हैं। वियतनाम देखने लायक बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने जो डेवलपमेंट वियतनाम में देखेंगे, मेरे को लगता है किसी भी यूरोप ऑलरेडी बहुत अहेड है, लेकिन वियतनाम जो अभी कर रहा है नेक्स्ट लेवल वियतनाम। और यूरोप में मुझे जो अच्छी लगी, पता नहीं मुझे क्यों अच्छी लगी, लेकिन मेरे को स्वीडन बहुत अच्छा लगा। और गल्फ़ में तो ऑब्वियसली दुबई को बीट नहीं कर सकता, गल्फ़ में तो बहुत ही प्यारा है। बाकी और जब घूमेंगे तो और बता पाऊँगा मैं, अभी तो सब जगह घूमी नहीं है। यूजुअली जब हमारे जनरेशन में बिजनेस या जॉब की भी बात होती है ना, ये काफ़ी कहा जाता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो ना, बाकी चीज़ों के लिए, पर्सनल लाइफ में चीज़ों के लिए टाइम कम हो जाता है। यू रिसेंटली गॉट मैरिड, हाउ आर यू मैनेजिंग टाइम विद एवरीथिंग, बिकॉज आप बिजनेस भी मैनेज कर रहे हो, प्लस आपकी अलग एक पर्सनल ब्रांडिंग भी चलती है इंस्टाग्राम पे, आप अपना पर्सनल इमेज भी इंस्टाग्राम पे मेंटेन कर रहे हो, एंड उसके बाद आप मीटिंग्स भी करते हो, आप पॉडकास्ट पे भी आ रहे हो। हाउ डू यू मैनेज टू गिव टाइम टू योर वाइफ? अरे प्रायोरिटी होती है सब चीज़ की। अगर कोई ज़रूरी काम होगा मेरी बीवी का, तो मैं वहाँ रहता, एनिवर्सरी होती तो वहाँ रहता। अगर एनिवर्सरी टाइम पे मेरा कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया जो नहीं निगलेक्ट करना होता, तो मैं वो काम करता। हम लोग मैनेज एनिवर्सरी कभी और सेलिब्रेट करें। सो आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आई गेस, बाकी सब चीज़ तो एवरीथिंग फॉलोज। आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो आपका बहुत ईजी बन जाता है। लोगों ने इतना भरोसा बना रखा है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आपका पार्टनर आपको समझता है ना, तो आप बहुत ईजी कर सकते हो। वो समझता है कि आप बिजी हो, भाई काम है, वो करना पड़ेगा, मेरा पैशन है। और अच्छी बात ये थी कि हम पहले से डेट कर रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे को जानते थे कि भाई मेरा ये, और वो शी ऑल्सो वर्किंग, वो भी काम करती है, उसको भी काम करना पसंद है। इस समय तो कंटेंट क्रिएट कर रही है भाई, वो तो भयंकर क्रेजी, मेरे से 4x 5x रीच है इस समय उसकी। तो वो भी सेम डोमेन में आखिर वर्किंग, क्रिएटिंग कंटेंट, है ना, अटेंडिंग मीटिंग्स, एवरीथिंग। सो शी नोज मी इन एंड आउट। और हम लोग घर पे रहते हैं, हम लोग को शाम को घर पे आना ही आना है एनी विच वेज, तो शाम को हमारे पास बहुत टाइम रहता है। और जिस दिन मन नहीं किया, नहीं गया ऑफिस, घर पे रहे, काम किए, घूमे फिरे, डेट किए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि लोग यूजुअली बहुत फिक्सेट करते हैं कि नहीं टाइम निकालना पड़ेगा, या कैसे निकाले। पता है टाइम कैसे निकालना चाहिए, कि आप एक टाइम बना लो कि आप काम कर रहे हो ना, एक काम करने के बाद में आदमी ना एक टाइम चाहिए रहता है उसको, कि पूरा टाइम, मतलब कि उस दिन काम ही नहीं करना है, तो फिर आप चले जाओ घूमने। तो जैसे हम लोग ना 3 महीने 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने में हम लोग कहीं तो जाना ही जाना है, कोई ना कोई कंट्री पकड़नी है, जाने ही घूमने चले गए उठ के। ओके, ऑल्सो आप जब अपनी स्टोरी मेंशन कर रहे थे, आपने टाइम मेंशन किया, एंड आई एम श्योर 2018 में आपने कहा कि आप दुबई में एक्सपांशन वाला सोच रहे थे। हाँ, 2018 में एक्सपेंशन के लिए चले गए थे हम लोग। 19 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, 14 जनवरी 2020 में हमने पहला आउटलेट खोला, एंड 2020 में ही फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो तुरंत गया। 2 महीने बाद में। कैसे टैकल किया? ओह माय गॉड, पूछे मत। सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री थी ट्रैवल और फूड। हाँ, सबसे हमको समस्या पड़ी किराए की।
गवर्नमेंट ने बोल दिया कि किराया तो भरना पड़ेगा आपको। यहाँ तो भी चलिए हम नेगोशिएट करते थे, दुबई में तो हमको किराया ही नहीं मान रहे थे वो लोग, तो साल भर का भरा के रखा था, कोई नेगोशिएशन नहीं था। वो पहला आउटलेट था। हमको तो लगा कि हो गया, अब पिक्चर खत्म हो गई, अब खत्म हो गया, अब नहीं चल पाएंगे। और पता नहीं कब तक चलेगा साला, तब तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तमाम चीज़ें कि इतना सारा स्टॉक करके रखा था हमने, मैगी होगी के पैकेट्स वगैरह, तमाम फूड। और फूड की शेल्फ लाइफ होती है। खैर वो हमने गुड फेथ में सब बांट दिए लोग, क्योंकि भूखे थे लोग तो। और देखिए ऊपर वाले ने उसका हम लोग को परिणाम दिया, सब चीज़ वापस से लाइन में हुई। लेकिन हम लोग उस टाइम पे काम हम ज़्यादा करने लग गए। जैसे ये लॉकडाउन हुआ हमारा, सेम हम लोग को भी सोचने का टाइम मिल गया। तो हम लोग डबल काम करने लग गए। हम लोग के शटर बंद हुए तो हमने लैपटॉप खोल लिया। उस टाइम पे हमारे कुछ भी फॉलोअर्स नहीं थे, फॉलोअर्स बढ़ना ही वहीं से स्टार्ट हुए। तो हम लोग ने लोगों को मैसेज करने लगे, हम लोग रीच आउट किया इन्फ्लुएंसर को कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं यार पॉडकास्ट वॉडकास्ट करने के। तो हम बोले कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो हम सारी टीम वाले खाली बैठे थे, तो हम सबको बोले कि कमेंट करो सबके उसमें वीडियोस में, कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। तो लोग बोले कौन है यार अनुभव दुबे सर, देखे होंगे आप लोग की टीम वाले भी लोग, जैसा नीप सर के देखे, कर्ली टेल्स के देखे, बुला लिया, चले गए। वहाँ से हमारी रीच बढ़नी स्टार्ट हुई। हमने करेंटली हम लोग लिंक्डइन में टॉप 8 में आते हैं इंडिया में। ऐसे ही हम लोग इंस्टाग्राम में भी बढ़े, फिर ऐसे ही हम लोग यूट्यूब में भी बढ़े। तो हमने बहुत ऑप्टिमम यूज़ किया ऑन डिजिटल मीडिया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था। फिर हमने उसी टाइम पे एक्सपैंड करने के लिए हमने पहली नींव रखी थी कनाडा में 2020। ओके। एंड कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी प्लान थी कि ये भी इवेंचुअली करना है, या बस हो गई? प्लान नहीं थी, तो मजबूरी थी उस टाइम पे। करते क्या, आउटलेट हमारे बढ़ते कैसे, सो इट वाज द नीड ऑफ एन आवर कि आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। के टाइम पे बेस्ट टाइम हमको लगा। उस सब लोग के हाथ में मोबाइल था, किसी के पास कोई भी काम नहीं था, सबको मोबाइल चलाना था। हम लोग बोला बेस्ट टाइम है भाई, करो। और हमने स्टार्ट कर दिया, खूब किया। उस टाइम पे दिन भर ही करते थे, 18 घंटे काम करते थे। ऑफिस में पहले हम लोग 10 घंटे काम करते थे, अब 18 घंटे करने लग गए थे काम। हम लोग क्रेजी काम करते थे, मज़े आते थे। मतलब वही है कि टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था कोविड वाला, बट इवेंचुअली ना लोगों ने अपनी खुद की रूटीन फिगर आउट कर ली थी एंड जान लिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। दी मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फिनेंशियली तो हम लोग के लिए बहुत गंदा टाइम था। तो हम लोग बूटस्ट्रैप कंपनी, हम लोग के लिए पैसे जेब से जा रहे थे हमारे। आपने बूटस्ट्रैप के बारे में बात किया। जब आप कोई भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ना, बूटस्ट्रैप बिल्ड करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत, प्लस मार्केट में अपना खुद का नाम बनाना, प्लस आपके ही पैसे लग रहे हैं एंड आपको पता नहीं कि आप, कभी कभार वो भी डाउट आ जाता है ना कि आप ग्रो भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या स्टैग्नेंट हो गए हो। तो आई एम श्योर बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए। हाउ डिड यू डील विद दोज हार्ड डेज? मतलब आई एम श्योर कि आज भी बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे आपको, जो फॉलो भी करते होंगे, उनको भी जानना होगा कि यार हार्ड डेज, क्योंकि वो टाइम पे तो आपकी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, आपको पता ही नहीं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है ना रोड आगे। उस चीज़ के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप फाइनेंशियल ट्रैवल में फंसो, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रैवल में फंसो, शांत दिमाग से बैठ के एक बार एनालाइज करना। इट्स मैथ, मैथ करो और आप फोरकास्ट करो आगे का। सिंपल, आप पैनिक मत हो, पैनिक होकर डिसीजन मत लीजिए। सब चीज़ ट्रैक में आ जाएगी। और बूटस्ट्रैप के साथ सबसे बड़ा पंगा ही होता है साला पैसे का, कि आप, अगर आपने प्रॉफिट नहीं है आपका आया, तो आप सस्टेन कैसे करोगे, बचोगे कैसे? खत्म। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं है तो कब तक करोगे आप? सो प्रॉफिटेबिलिटी इज पैरामाउंट, कांट बी चेंज इन बूटस्ट्रैप। और उसमें तो कैसा क्या, पैसे आपने एक वीसी उठाए जलाए, फिर दूसरे वीसी उठाए जलाए, तो थोड़ा सा इजी पड़ता है मुश्किल वो भी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आई एम श्योर। ओके। ऑल्सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, एक मेंटर का होना बहुत नेसेसरी होता है, हु कैन गिव यू अ डायरेक्शन और एटलीस्ट अ गाइडलाइन कि ठीक है ये चीज़ें आप कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम तक आपको पता है कि ठीक है ये है मेरा गोल, यहाँ पे मेरे को रीच करना है। कभी कभार बीच में भी दिक्कत आती है, कभी कभार आपने वो फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया रहता है, आपको पता नहीं उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। सो डिड यू ऑल्सो हैव मेंटर्स हु कुड गाइड यू? आई हैव बुक्स। Any book recommendation, any books that people should read? So many books here. If they are getting into business. If they are getting into the business, your next 5 moves.
ओके। अच्छी बुक है, तो आपको प्लान करना चाहिए बेसिकली कि लोग 1 स्टेप 2 स्टेप प्लान करते हैं, आप 5 स्टेप के आगे करो प्लान। थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट इट इज़ अ प्रैक्टिस, आ जाता है। एक तो है कॉर्पोरेट चाणक्य, वो भी अच्छी है, पिल्लाई की बुक है। और 0 to 1 पीटर थिल की बुक है, आप ये पढ़ लीजिए। इसके बाद में अगर आपको अच्छा लीडरशिप, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, कंटेंट बनाना है, तो 1936 की बुक है, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वन ऑफ द बेस्ट बुक, वो पढ़िए। काफ़ी पुरानी बुक है, 1936 की बुक है वो। और अगर आपको कल्चर अच्छा करना है तो नेटफ्लिक्स की नो रूल्स पढ़ लीजिए। बहुत सारी बुक हैं यार, कितनी सारी बुक है। स्टार्टअप टू एग्जिट एक अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हैं आप। तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टअप से लेके एग्जिट तक का कैसा प्लान करना है, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई है, वो पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी हैं बुक, तो ख़त्म ही नहीं होंगी। तो आई एम कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, जो मैं अपने हर एक गेस्ट से पूछती हूँ। एनी वन एडवाइस दैट यू वॉन्ट टू गिव टू द लिसनर वॉचिंग दिस, या एनी वन हु वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वॉट वुड दैट बी? मैं यही एडवाइस देता हूँ, लोग मेरे से सुन के पक गए होंगे ये एडवाइस, बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि ये आप प्लीज़ करिए। वॉट एवर दी रफ डेटा, लिमिटेड इनपुट, लिमिटेड कैपिटल you have, just start with it. Don't wait for the finished product, finished idea कि कोई पार्टनर आ जाएगा। अरे चालू करो, सब चीज़ फॉलो हो जाती है, अटकने का नहीं। और जस्ट रन फास्ट। कोई बोलेगा नहीं बहुत स्लो, अरे कोई स्लो नहीं, ये उम्र है तेज़ चलने की, दौड़ने की। गिरेंगे पड़ेंगे, हड्डियाँ जुड़ जाएंगी आपकी। रील की हड्डी बचा के रखिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। मतलब फिनेंशियल में ज़्यादा पैसा मत लगाइए, कर्ज और लेके मत लगा दिएगा, जो थोड़ा बहुत है उसके हिसाब से खेलिएगा। एंड टेक रिस्क, इतना लोड नहीं लेना लाइफ में। लोड खुद ब खुद आ जाएगा लाइफ में आगे चल के। आप रिस्क लीजिए अभी, जब आपकी उम्र है, रिस्क झेलने की क्षमता है, तब लीजिए। गृहस्थ जीवन हो जाएगा, सब चीज़ सेटल हो गई, 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तब इट्स अ ट्रैप। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ राइट नाउ, बाकी सब फॉलोज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई नो काफ़ी लास्ट मिनट था, बट स्टिल you agreed to come to the show. It is an honor for us to have you here. So thank you so so much. Thank you. Means a lot.